हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 17C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 17D। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। और आगे बोला है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 24। सर्कल की एक कॉर्ड गिवन है, आपको नाम दे देते हैं कॉर्ड ए बी, 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल ओ लेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, ये ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आपको इस कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंटर से। तो सेंटर से जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेंगे। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का कोई जिक्र नहीं करा, तो इसलिए हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं। सबसे पहले सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं कॉर्ड ए बी पर। लेट से दिस इज ओ एम। तो हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, एक हम ओ एम परपेंडिकुलर बनाएंगे ए बी साइड पर, ए बी कॉर्ड पर। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये थ्योरम है आपकी, कोई भी सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर तो कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स ए एम और एम बी की लेंथ बराबर बराबर होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एम और एम बी आपस में इक्वल होंगी और दोनों हाफ हाफ हो जाएंगी। किसकी? 24 की। टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड 24 थी, तो हाफ हाफ हो जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी ए एम बी और एम बी भी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ये थ्योरम है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन। ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बनाया है, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं स्पेलिंग में। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम हमें यहाँ यूज़ करनी है। कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर बनाते हैं तो वो बाइसेक्ट कर देता है किसको? कॉर्ड को। ये थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ पर हाफ हाफ कर रहे हैं। 24 का 12 इधर हो गया और 12 इधर हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं ओ ए को ज्वाइन कर दूँ तो आपको नज़र आएगा ये जो ओ ए है ये रेडियस है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ओ ए। यहाँ पर मैं कॉमा लगा के लिख देता हूँ ओ ए, जो कि रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। अब हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एम। ट्राइंगल ओ ए एम एक ट्राइंगल है जिसमें आपके पास 90 डिग्री भी आ रहा है। यहाँ पर ओ है, एम ए। ओ ए 13 सेंटीमीटर है, ए एम 12 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल ओ एम हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए एम आपको पता है 12। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 169 इक्वल ओ एम स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 144 और राइट हैंड पे रह जाएगा ओ एम स्क्वायर। जब आप इन्हें माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 आएगा ओ एम स्क्वायर। राइट हैंड पे से सब स्क्वायर हटा देंगे तो ये बन जाएगा ओ एम इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। और जब हम 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ एम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो लास्ट में आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर जो है वो आपकी ओ एम है, कॉमा लगा के ओ एम लिखेंगे और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड। सबटेंड वर्ड का मतलब होता है मेक्स। तो प्रूव करेंगे
क्या प्रूव करना है हमें इस क्वेश्चन में कि जो इक्वल कॉर्ड होती है कॉन्ग्रेंट सर्कल की, सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब होता है, कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब क्या है, सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब ये होता है। तो शेप तो ऑलरेडी सेम ही है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, तो शेप तो सर्कल है दोनों की, तो शेप भी सेम हो गई। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब ये है कि उनका साइज भी सेम है। साइज सेम मीन्स देयर रेडियस इज सेम। दो सर्कल सेम साइज के होने का मतलब है उनकी रेडियस जो है वो आपस में बराबर बराबर है। तो यहाँ पर प्रूव करना है जो इक्वल कॉर्ड होती है कॉन्ग्रेंट सर्कल की वो इक्वल एंगल बनाएंगी सेंटर पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले दो सर्कल बना लेते हैं। एक फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर हम ओ ले लेते हैं, लेट द सेंटर ऑफ द लिख देते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम खुद एज्यूम कर रहे हैं, मान लिया जाए। लेट द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज ओ एंड द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, और मान लेते हैं जो सेकेंड सर्कल है उसका सेंटर वो ओ डैश है। क्योंकि हम सर्कल के सेंटर को ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली, जब आप कोई सी भी एक्सरसाइज सर्कल की करते हैं तो कॉमनली जो है हम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट सर्कल का हमने ओ ले लिया, तो सेकंड का भी हम ओ जैसा ही लेते हैं, बस यहाँ पर एक डैश लगा देते हैं तो ये ओ डैश हो गया। तो दो सर्कल लिए और दोनों के सेंटर हमने ओ और ओ डैश मान लिए। अब ये दोनों सर्कल जो है क्वेश्चन में बोला था कि कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब है इनकी रेडियस जो है वो सेम वैल्यू होगी। अब आगे क्या करना है, प्रूव जो हमें है, सॉरी यहाँ जो प्रूव करना है हमें वो प्रूव करना है कि कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल इक्वल कॉर्ड। क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वल कॉर्ड। एक कॉर्ड यहाँ बना लेते हैं ए बी और एक कॉर्ड यहाँ बना लेते हैं पी क्यू। मैंने दोनों सर्कल में एक एक कॉर्ड बना ली। क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, गिवन में क्या है, कॉर्ड ए बी बराबर है कॉर्ड सी डी के। क्वेश्चन में बोला कि ए बी कॉर्ड और सॉरी सी डी नहीं, ये पी क्यू है, मैंने यहाँ पी क्यू ले रखा है तो मैं कॉर्ड पी क्यू लिखता हूँ। कॉर्ड ए बी और कॉर्ड पी क्यू बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो कॉर्ड ए बी है ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, कौन सा एंगल बनाएगी सेंटर पे, ए ओ बी, ये एंगल इक्वल होगा इस कॉर्ड से बने हुए एंगल के, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है पी ओ डैश क्यू। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हम लिख देते हैं क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए क्या कहा है, ये जो इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है एंगल ए ओ बी इक्वल होगा जो इस पी क्यू कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है पी ओ डैश क्यू के। तो आपको प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अब इनको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल तो कॉन्ग्रेंट है लेकिन ये दोनों जो ट्राइंगल बने हैं मैं इनको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करता हूँ। तो सबसे पहले प्रूफ डालेंगे हम, कॉन्ग्रेंसी यूज़ कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में। तो पहले ट्राइंगल का नेम है ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंड दूसरे ट्राइंगल का नेम है पी ओ डैश क्यू। इन दो ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रेंसी यूज़ करेंगे। कॉन्ग्रेंसी में तीन चीज़ इक्वल लानी होती है। इस सर्कल में, इस ट्राइंगल में यहाँ पर जो ए बी है वो कॉर्ड है जो बराबर है दूसरे सर्कल की पी क्यू कॉर्ड के। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉर्ड ए बी बराबर है सेकंड सर्कल में जो पी क्यू कॉर्ड है उसके। क्यों ये आपस में बराबर है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। क्या गिवन था कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड पहले से ही बराबर हैं। दूसरी चीज़, इस वाले ट्राइंगल में जो ओ ए है वो मैं बराबर ले सकता हूँ सेकंड वाले ट्राइंगल में ओ डैश पी के, ए ओ बराबर पी ओ डैश। क्यों मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट सर्कल। ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं जिसका मीनिंग है इनकी रेडियस बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये जो है दोनों की दोनों लाइनें ये रेडियस हैं, किसकी रेडियस हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल की। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की ये दो रेडियस हैं। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस हैं तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसी तरह सेम वे में ये ओ बी जो है
ये ओ डैश क्यू के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ बी बराबर होगी ओ डैश क्यू के। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों रेडियस हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल की, सेम रीज़न है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए तीन चीज़ मिल गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो हम बोल देते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस। हम यहाँ साइड 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 कॉन्ग्रेंस यूज़ कर रहे हैं। एस 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 कॉन्ग्रेंस से हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी फर्स्ट ट्राइंगल और जो सेकंड ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू के। तो हमने यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स को एस 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है आपस में बराबर होंगे सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से। तो हम बोल सकते हैं इस वाले ट्राइंगल का एंगल ए ओ बी, सो वी कैन से एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल पी ओ डैश क्यू के, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का मतलब होता है इनका साइज और इनका शेप सेम है। साइज सेम होने का मतलब है इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब है जब मैं इस ट्राइंगल को इस सेकेंड ट्राइंगल के ऊपर रखूँगा तो आप ऑब्जर्व करोगे ए ओ बी वाला एंगल जो है वो किसके ऊपर आएगा, इस फिगर को यहाँ पर रखने से इसके ऊपर आएगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और ये आपस में बराबर होंगे बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इसलिए हम इनको बराबर बोल रहे हैं और प्रॉपर्टी हो गई सी पी सी टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है यहाँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। इन्होंने बोला दो सर्कल बनाए आप अलग अलग रेडियस के। चलो बना लेते हैं, एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर ओ ले लेते हैं, एक छोटा सर्कल बना लेते हैं इससे जिसका सेंटर ओ डैश ले लेते हैं। ये मैंने दो सर्कल बना लिए अलग अलग रेडियस के। वो पूछ रहा है हाउ मैनी पॉइंट्स दीज सर्कल कैन हैव इन कॉमन। यहाँ पर पूछ रहा है इन दोनों सर्कल्स में कितने पॉइंट्स कॉमन हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने जो ये सर्कल बनाए हैं ये मैंने एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर बनाए हैं, तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे नो कॉमन पॉइंट। अब क्वेश्चन में तो ऐसा कहा नहीं था कि आप इन दोनों को अलग बनाओ, सर इन्होंने तो ये बोला है कि बस दो सर्कल बनाओ अलग अलग रेडियस के। अब जरूरी है क्या इसको इसी वे में बनाया जाए, ऐसा वे नहीं, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। तो फर्स्ट वे तो ये हो गया कि हम दोनों को अलग अलग बनाएं। दूसरा वे ये है कि मैं इनको टच करा के भी बना सकता हूँ, ये एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं। एक सर्कल है बड़ा वाला जिसका सेंटर ओ है और एक सर्कल छोटा वाला है जो इसको टच कर रहा है तो इसका सेंटर ओ डैश है। ये मैंने दो सर्कल बनाए अलग अलग रेडियस के और ये दोनों एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर वन कॉमन पॉइंट हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कितने कॉमन पॉइंट हैं, तो मैंने यहाँ बोल दिया इस फिगर में वन कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ भी दो सर्कल बनाए, इनको मैंने अलग अलग दूर दूर सेपरेट करके बनाया तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। जब मैंने इन्हें टच करके बनाया तो इन दोनों में एक पॉइंट एक जगह ऐसी आई जहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ टच कर रहे हैं। अब एक वे और है, थर्ड वे कैसा है वो, उसमें आप जो है एक बड़ा सर्कल जिसका सेंटर ओ है और एक छोटा सर्कल जिसका सेंटर ओ डैश है, उन्हें आपस में क्रॉस करके कट करके बनाए, इस तरह बनाए। तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए, एक का सेंटर ओ लिया और दूसरे का सेंटर ओ डैश लिया। दोनों की रेडियस भी डिफरेंट है जैसा क्वेश्चन में बोला था। अब वो पूछ रहा था कितने कॉमन पॉइंट है इसमें, तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसमें आपके टू कॉमन पॉइंट्स आ गए, टू कॉमन पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में तो कहा नहीं था कि किस तरह से बनाना है, तो इसलिए हमने सारे वे दिखा दिए। एक तो ये वे है, एक ये वे है और एक ये वे है, तीन वेज हैं
सर्कल को दिखाने का और इनमें कॉमन पॉइंट्स फाइंड करने का। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने फाइंड कर सकते हो, तो लिख देते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट जो आ सकते हैं दो सर्कल में वो है 2 इस फिगर में। इससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं आ सकते, बस यही वे है जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं दो सर्कल में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। आपको एक सर्कल दिया गया है, तो हम भी यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है। अब आगे क्या बोला है, डिस्क्राइब ए मेथड बाय विच यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अगर आपको इसका सेंटर फाइंड करना है तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सर्कल है, इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंपास से बनाएंगे। यू हैव टू यूज़ कंपास इन दिस क्वेश्चन। कंपास और स्केल का यूज़ करेंगे आप। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसमें आप कोई सी भी 2 कॉर्ड बना लें, कितनी भी लेंथ की। मैंने एक कॉर्ड बनाई, सपोज ए बी 3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, बट आप जब आप इसे नोटबुक में करेंगे तो आप जो है इसमें आप प्रोट्रैक्टर, कंपास और स्केल का यूज़ करें। प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं है, कंपास और स्केल का यूज़ करें। एक सर्कल ड्रॉ करें, कितनी भी रेडियस का ड्रॉ कर लें। सेंटर तो आपको पता ही है, उसका सेंटर तो आपने ये बना ही रखा है, लेकिन आप इस सेंटर को ढूंढ कर कैसे दिखाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाने के बाद आप एक कॉर्ड ए बी ड्रॉ करो, 3 सेंटीमीटर की कर लो। एक दूसरी कॉर्ड कहीं और ड्रॉ कर लो, 4 या 5, कितनी भी लेंथ की ड्रॉ कर लें, वो आपकी चॉइस है। चलो यहाँ 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप आप लिख दें। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पर स्टेप्स भी मेंशन कर दें, कौन कौन से स्टेप हैं जिसकी मदद से हम सर्कल का सेंटर ढूंढ सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें। ड्रॉ ए सर्कल। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें 2 कॉर्ड्स भी ड्रॉ करें। ड्रॉ ए कॉर्ड ए बी 3 सेंटीमीटर एंड अनदर कॉर्ड सी डी, हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा स्टेप ये हो गया कि 2 कॉर्ड भी बनाएं, एक कॉर्ड ए बी 3 सेंटीमीटर की और दूसरी सी डी 4 सेंटीमीटर की। थर्ड स्टेप ये है, आप इन दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ए बी कॉर्ड का और सी डी कॉर्ड का। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। 7th क्लास में कैसे बनाए थे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक कॉर्ड ए बी है 3 सेंटीमीटर की। आप इस वाले वर्टेक्स, इस वाले पॉइंट पर कंपास रखें और इस लाइन का हाफ से ज़्यादा ले लें आईडीए से मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट को लेके हाफ से ज़्यादा, ये ए बी है, ए बी का हाफ लगभग यहाँ होगा, आईडीए से लेना है, स्केल से मेजरमेंट करके नहीं लेना। हाफ से ज़्यादा लेकर एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। सेम लेंथ का आर्क आप बी से भी लगाएं, एक ऊपर और एक नीचे। तो आप जब इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे वो सेंटर से होकर जाएगा पास। लेकिन सेंटर तो आपको फिलहाल ढूंढना है। ये तो आपको पता है कि सेंटर यहाँ है, वो इसलिए पता है कि आपने ये जो सर्कल बनाया था कंपास यहाँ रख के बनाया था। बट आप सर्च करके कैसे दिखाओगे कि यही पॉइंट सेंटर है और कहीं सेंटर नहीं आएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वाली कॉर्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डी पॉइंट से हाफ से ज़्यादा लें सी डी कॉर्ड का। डी पॉइंट पे कंपास रख के हाफ से ज़्यादा मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर लगा दें और एक आर्क नीचे की तरफ लगा दें। कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी के ऊपर और कॉर्ड सी डी के नीचे भी सेम मेजरमेंट का आप सी से भी लगाएं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जब हम पॉइंट ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो लाइन ज्वाइन करने पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन ज्वाइन करने पे आप ऑब्जर्व करोगे जहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट आपको दे देगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ लिख देते हैं, थर्ड स्टेप में हमने क्या करा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था दोनों कॉर्ड का। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैंने परपेंडिकुलर का साइन बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कॉर्ड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ कॉर्ड्स का विल गिव अस द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो हमने यहाँ लिख दिया सेंटर ऑफ सर्कल हमें कैसे मिला, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दोनों कॉर्ड का, वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। इस तरह से आप कंपास और स्केल की हेल्प से ये बनाकर दिखाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या कहा है, गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन में बोला है ये जो दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी ये आपस में इक्वल हैं विद सेंटर ओ, सर्कल जो है उसका सेंटर ओ है, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को पी पॉइंट पे, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड कहाँ टकराई, इंटरसेक्ट करी पी पॉइंट पे। अब प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले तो यही लिखना है टू प्रूव करना है कि ए पी और सी पी बराबर बराबर है। टू प्रूफ के बाद प्रूफ लिखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए पी कहाँ है, ए पी ये वाला पार्ट है, सी पी ये वाला पार्ट है, इन्हें आपस में इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। टू प्रूफ के बाद प्रूफ बाद में करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कंस्ट्रक्शन, हम ओ एम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे सेंटर से ए बी कॉर्ड पर। पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहाँ से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ एम। दूसरा है कि आप एक परपेंडिकुलर यहाँ भी बनाओ ओ एन, परपेंडिकुलर किस पर, सी डी कॉर्ड पर, ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये दो कंस्ट्रक्शन आप ले लेने हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन लेने के बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बनाया है तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर जो हम सेंटर से बनाते हैं कॉर्ड पर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो आप यहाँ लिख दें ए एम और एम बी बराबर बराबर होंगे, ए एम बराबर एम बी, दोनों बराबर बराबर होंगे और दोनों जो हैं ए बी कॉर्ड के हाफ हाफ होंगे, हाफ ऑफ ए बी। पूरी कॉर्ड जो है ए बी उसका आधा आधा हो जाएगा ये। और इसी तरह ये वाला परपेंडिकुलर जो है ओ एन ये भी सी डी कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। तो यहाँ सी डी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट कर देते हैं। सी एन और एन डी बराबर बराबर होंगे, सी एन बराबर एन डी, और दोनों जो है हाफ ऑफ फुल कॉर्ड हो जाएंगी सी डी के, तो हाफ ऑफ कॉर्ड सी डी ले लेंगे। अब अगला वर्क क्या करना है, आपने इनका रीज़न भी बताएं कि ये क्यों हाफ हाफ हुए, क्यों दोनों बराबर बराबर हुई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है दोनों में, हमने सेंटर से परपेंडिकुलर बना रखे थे। तो परपेंडिकुलर drawn from center to chord bisect the chord, bisects the chord। तो ये थ्योरम हमने यहाँ यूज़ करी दोनों स्टेप्स में और हमने दोनों कॉर्ड को हाफ हाफ कर दिया। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कुछ इसकी यूज़ करें, इसकी हेल्प लेनी है। दो कॉर्ड जो थी ए बी और सी डी वो आपस में इक्वल थी, तो आप बोलें क्वेश्चन में कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो पूरी पूरी कॉर्ड इक्वल है, सो वी कैन से हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी। जब कोई पूरी पूरी साइड पूरी पूरी लाइंस आपस में इक्वल हैं तो फिर उनका हाफ हाफ भी आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पूरी पूरी अगर 8 सेंटीमीटर की है तो हाफ हाफ क्या हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर की, तो 4 और 4 इक्वल ही तो हैं, इसलिए ए बी और सी डी पूरी पूरी बराबर है, तो हाफ ए बी और हाफ सी डी भी बराबर होंगी। अब आप यहाँ हाफ ए बी का आंसर रखें, हाफ ए बी का आंसर है ए एम इक्वल एम बी।
फिर ये इक्वल का साइन लगाएं यहाँ, हाफ सी डी का आंसर रखें, हाफ सी डी का आंसर देखें तो ये है सी एन और एन डी, तो सी एन बराबर एन डी। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये चारों के चारों पार्ट आपस में इक्वल हैं। अब आपको जो प्रूव करना था उस पर नज़र डालें। प्रूव जो करना था वो था ए पी बराबर सी पी। अगर आपको ए पी और सी पी बराबर दिखाना है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ डार्क करके। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए पी और सी पी बराबर दिखाओ। सी पी ये लाइन है, सी एन प्लस एन पी। अगर आपको सी पी बनाना है तो सी एन में एन पी जोड़ना होगा, और ए पी की बात करें तो ए एम में एम पी जोड़ना होगा, तब जाकर बनेगा ए पी। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, हमें जो चीज़ प्रूव करनी है, अगर आपको प्रूव करने वाली चीज़ ए पी और सी पी बराबर बराबर लाना है, मैं यहाँ रफ में लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमें ए पी और सी पी को बराबर लाना है तो ए पी का मतलब क्या है, ए पी का मतलब है ए एम प्लस एम पी, और सी पी का मतलब क्या है, सी पी का मतलब है सी एन प्लस एन पी। तो जो चीज़ हमें बराबर लानी है वो इसकी मदद से बनेगी। आप ए एम प्लस एम पी बराबर सी एन प्लस एन पी ला कर दिखाओ। अगर आप ये ला कर दिखा दोगे तो ये बन जाएगी ए पी इक्वल टू सी पी। तो आपको ए एम प्लस एम पी और सी एन प्लस एन पी बराबर लाना है। अब यहाँ जो हमने इक्वल दिखाई है साइड, इनमें कौन कौन सी आ रही है ज़रा चेक कर लेते हैं। एक तो ए एम आ रहा है ये वाला, और दूसरा इधर राइट हैंड का सी एन, ये। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। फ्रॉम हेयर वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिला, हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें मिला है कि ए एम और सी एन आपस में बराबर बराबर हैं। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलने वाला, ए एम और सी एन से काम नहीं चलने वाला है। ए एम में एम पी जुड़ा होना चाहिए, सी एन में एन पी जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो कमी आ रही है, किस किस की कमी आ रही है, एक तो एम पी की कमी आ रही है और एक एन पी की। अब इन पे नज़र डाल लेते हैं कि ये है कहाँ, इन्हें देखते हैं हम फिगर में। ए एम पी की कमी है, एम पी ये साइड है, ये वाली लाइन एम पी है, और एन पी की बात करें तो एन पी ये वाली साइड है। तो ये दो साइड आपस में बराबर लानी है आपको, ताकि हम एम पी और एन पी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे ऐड कर पाएँ। तो एम पी और एन पी को बराबर लाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन और लेना पड़ेगा आपको, ये ओ से पी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में कॉमा लगाकर एक चीज़ और लिख देते हैं, ज्वाइन ओ पी। हम ओ पी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे पास अब दो ट्राइंगल आ गए, एक लेफ्ट हैंड का ट्राइंगल है और एक राइट हैंड का। अगर आप ध्यान से देखें, ओ एम पी ये पहला ट्राइंगल हो गया, और इधर वाला हो गया ओ एन पी, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब लेफ्ट हैंड वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 है और राइट हैंड वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बना रखे थे ओ एम और ओ एन। तो पहली चीज़, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ईच 90 हो गया। दूसरी चीज़, ये ओ पी लाइन जो है वो एक कॉमन लाइन है। तीसरी चीज़, ये ओ एम और एन ओ एन जो है ये हम बराबर ले सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, लेकिन ये इक्वल कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी से हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी यूज़ करते हैं। ट्राइंगल का नेम है ओ एम पी, इन ट्राइंगल ओ एम पी, एंड सेकेंड ट्राइंगल का नेम है ओ एन पी। पहली चीज़ जो यहाँ पर बराबर है दोनों ट्राइंगल में वो है एंगल ओ एम पी बराबर दूसरे ट्राइंगल में ओ एन पी। इन दोनों की वैल्यू 90-90 है, तो यहाँ लिख देते हैं ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़, दोनों ट्राइंगल में ओ पी लाइन कॉमन लाइन है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये एक कॉमन साइड है। तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरी चीज़ यहाँ पर ओ एम बराबर ले सकता हूँ मैं ओ एन के।
ऐसा कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन में बोला था कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड बराबर हैं। किसी सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनकी सेंटर से होने वाली डिस्टेंस दोनों कॉर्ड की वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कॉर्ड की आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक फिगर से समझा देता हूँ, दूसरी फिगर बनाकर। एक सर्कल बना लेते हैं हम। इस सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ए बी बनाई जो कि 3 सेंटीमीटर की है, और दूसरी भी कॉर्ड बनाई एक, वो भी 3 सेंटीमीटर की है। अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, एक है ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी कॉर्ड की, और एक ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी डी कॉर्ड की। अगर ये ए बी और सी डी कॉर्ड बराबर होती हैं तो हम इनकी सेंटर से होने वाली डिस्टेंस ओ एम और ओ एन भी क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरम होती है इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ। इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब आपके पास 3 चीज़ आ गई। ये हो गया राइट एंगल। ओपी कॉमन वाली जो है वो 90 के सामने वाली साइड है, तो हम इसको बोलेंगे 90 के सामने वाली साइड को कि ये हाइपोटेन्यूस है। और ये ओ एम ओ एन क्या है, ये साइड है। तो हमें यहाँ आर एच एस प्रॉपर्टी मिल गई कॉन्ग्रेंस की। बाय आर एच एस प्रॉपर्टी वी कैन से ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन पी। दोनों के दोनों ट्राइंगल ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है जब मैं इस ट्राइंगल को इस पे फोल्ड करूंगा तो एम पी साइड के ऊपर एन पी साइड आएगी फोल्ड होके। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एम पी बराबर एन पी। सो वी कैन से एम पी साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू एन पी साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। और ये जो ए एम इक्वल टू सी एन फाइंड करा था ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 जो है ए एम, इसकी लेफ्ट हैंड है, प्लस इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड है वो एम पी है। तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को जोड़ा, ए एम प्लस एम पी इक्वल सी एन राइट हैंड है और इसकी एन पी राइट हैंड है। तो सी एन प्लस एन पी इक्वल लगा देंगे सी एन प्लस एन पी। तो जो चीज़ हमें चाहिए थी वो आ गई यहाँ। अगर आप ध्यान से देखें, ए एम प्लस एम पी बराबर सी एन प्लस एन पी। अब ए एम में एम पी जोड़ा तो बन गया ए पी इक्वल सी एन में एन पी को जोड़ा तो बन गया सी पी। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो यहाँ हो गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है बी पी इक्वल टू डी पी। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये तो एकदम हो जाएगा। जब फर्स्ट पार्ट हो जाता है तो सेकंड पार्ट इजीली हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट में आपको टू प्रूव करना है बी पी साइड इक्वल टू डी पी साइड। इसके लिए आपको पूरी कॉर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन था कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। तो ए बी कॉर्ड को मैं ए पी प्लस पी बी लिख दूंगा ब्रेक करके, ए पी प्लस पी बी। इसको हमने पूरी लाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ए पी और दूसरी पी बी। इसी तरह राइट हैंड पे सी डी कॉर्ड को भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं। सी डी कॉर्ड का मतलब है सी पी प्लस पी डी, सी पी प्लस पी डी। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपने ये प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में ए पी और सी पी बराबर बराबर है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ ए पी है वहाँ पर हटाकर आप सी पी रख सकते हैं। तो सी पी प्लस पी बी, मैंने यहाँ ए पी हटा दिया और इसको सी पी रख दिया। क्यों, क्योंकि ए पी और सी पी हमने इक्वल प्रूव करे थे। तो ए पी हटाकर सी पी यूज़ करा और इक्वल में सी पी प्लस पी डी ही रहने दिया। अब राइट हैंड पे जो सी पी है और लेफ्ट हैंड पे जो सी पी है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, पी बी इक्वल टू पी डी। तो हमारा यहाँ से बचा हुआ पार्ट पी बी इक्वल टू पी डी, ये आपका वही पार्ट है जो आपको प्रूव करना था। अगर आप चेक करें
पी बी इक्वल टू पी डी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5th क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या करना है आपने, इन ए सर्कल रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 16 है। तो ए बी की लेंथ तो 16 है और जो सी डी है इसकी लेंथ 12 है। ये सी डी की लेंथ है आपकी। तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन में, कॉर्ड ए बी दी है 16 सेंटीमीटर और दूसरी कॉर्ड है आपकी स्मॉलर कॉर्ड सी डी 12 सेंटीमीटर और रेडियस भी दी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। आपको कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है, इफ़ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पर आपकी जो फिगर बनेगी वो किस तरह से बनेगी, एक सर्कल बनाएंगे, क्वेश्चन में बोला है बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। तो एक सर्कल बनाकर आपको दोनों कॉर्ड्स को सेम साइड पर लेना है, सेंटर के सेम साइड पर ये सर्कल बना। इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। एक कॉर्ड ए बी है और दूसरी कॉर्ड सी डी है और दोनों को सेम साइड्स पर लेना है। और क्वेश्चन में बोला था कि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल भी हैं आपस में। अब पहली कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ 16 है और दूसरी कॉर्ड है सी डी जिसकी लेंथ 12 है। अब हम यहाँ सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको परपेंडिकुलर बनाना है एक ओ पॉइंट से। एक परपेंडिकुलर ओ ए बी पर बनना है और दूसरा परपेंडिकुलर सी डी पर बनना है। तो दोनों परपेंडिकुलर बनाएंगे। ओ एम तो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर लिख लेते हैं हम। यहाँ कंस्ट्रक्शन है, हमने एक ओ एम परपेंडिकुलर बनाया ए बी कॉर्ड पर और एक परपेंडिकुलर ओ एन बनाया दूसरी कॉर्ड सी डी पर। ये परपेंडिकुलर हमने दो ड्रॉ करे हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड हाफ हाफ हो जाती है। तो हम यहाँ बोलेंगे ए एम और एम बी जो है, ए एम और एम बी दोनों की लेंथ हाफ हाफ हो जाएगी। किसकी हाफ हाफ, ए बी कॉर्ड की हाफ। तो ए बी कॉर्ड कितनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 16। तो हाफ ऑफ 16 करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आ गई। ए एम बी और एम बी भी 8 सेंटीमीटर। इसी तरह सी एन और एन डी भी होंगी, सी एन बराबर एन डी और दोनों हाफ हाफ होंगी सी डी कॉर्ड के। तो सी डी कॉर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन थी 12, तो हम हाफ कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पर दोनों जगह हमने हाफ करा है क्योंकि ये थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम यहाँ यूज़ करनी है और दोनों कॉर्ड को हाफ हाफ कर देना है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये 12 थी तो 6 इधर हुई है और 6 इधर हुई है। आपको फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो दोनों कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है ये है एम एन। आपको ये एम एन बतानी है। तो एम एन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ओ एम निकालनी पड़ेगी और एक ओ एन निकालनी पड़ेगी। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं हम। सबसे पहले दो ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे पास इन्हें ज्वाइन करने से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जब इन्हें ज्वाइन करा तो आप ऑब्जर्व करोगे ये ओ ए बी रेडियस है और ये ओ सी भी रेडियस है। तो रेडियस जो 10 है वो कौन कौन सी है, एक तो ओ ए बी है और दूसरी ओ सी बी। तो मैं इस पे भी 10 ले लेता हूँ और इस पे भी 10 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास दो राइट ट्राइंगल हैं। पहला ट्राइंगल है ओ ए एम, ओ ए एम ट्राइंगल ले लेते हैं। इसकी फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ। ओ इधर है, एम इधर है, ए एम पर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था ये। ओ ए 10 है आपकी, ओ एम पता नहीं है, ए एम 8 है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूस है आपकी 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ओ एम पता नहीं है,
8 का स्क्वायर 64, 64 को इधर लाएंगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। अब इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 36। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमने ओ एम स्क्वायर फाइंड करा 36। ओ एम का स्क्वायर 36, तो स्क्वायर हटा के रूट बन जाएगा, तो ओ एम का आंसर 6 आ गया। तो ये हमें पता चल गई कि ओ एम कितनी है 6। अब बात करते हैं ओ एन की। ओ एन कैसे फाइंड होगी? ओ सी एन ट्राइंगल में। अब हम ट्राइंगल लेंगे ओ सी एन। ओ सी एन ट्राइंगल की अगर फिगर बनाएं, यहाँ 90 है ओ, यहाँ एन है, यहाँ सी, ये सी एन आपकी 6 है, ये आपकी रेडियस थी ओ सी जो कि 10 है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 100 माइनस 36 इक्वल ओ एन स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 हम लेफ्ट पर ले आएंगे और इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब स्क्वायर हटा के रूट लगा लेंगे 64 पे, तो ओ एन का आंसर आ जाएगा 8। अब हमारे पास ओ एन भी आ गया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं ओ एन जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में फाइंड करने को क्या कहा था? डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स फाइंड करना था। तो दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एम एन है। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कौन है? एम एन है। और एम एन कैसे निकलेगी? ये जो एम एन है ओ एन में से ओ एम ऊपर वाली माइनस करनी पड़ेगी। ओ एन में से माइनस करेंगे ओ एम को, 8 में से माइनस करेंगे 6 को, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? इफ़ बोथ द कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। तो अब फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। फिगर मैं आपको सेकंड पार्ट की बनाकर दिखा देता हूँ। एक सर्कल है, ये सेंटर ओ, ये पहली कॉर्ड ए बी, ए बी पर हमने परपेंडिकुलर यहाँ भी बनाया था, ए बी पर परपेंडिकुलर ओ एम बनाया था, वही नाम ले लेते हैं ओ एम। एक कॉर्ड दूसरी साइड पर है सेंटर के, एक सेंटर के ऊपर एक सेंटर के नीचे, ये सी डी कॉर्ड है। सी डी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर बनाया था हमने पहले वो ओ एन था, तो यहाँ पे भी नाम दे देते हैं ओ एन परपेंडिकुलर। तो ये ए बी कितनी थी? ए बी कॉर्ड 16 थी, तो 16 16 जो है उसको हम हाफ हाफ कर देंगे, 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, और ओ ए को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस 10 है। तो ट्राइंगल बिल्कुल वही बना सेम जो यहाँ था। अगर आप ऑब्जर्व करें भाई, 10 हाइपोटेन्यूज थी, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज थी, 8 बेस था, यहाँ भी बेस था, ओ एम पता नहीं थी तो ओ एम फाइंड हो जाई थी। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स यहाँ भी आ रहे हैं। इसी तरह इसे ज्वाइन करके यहाँ भी एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो सेम स्टेप्स हैं, यहाँ पर भी ओ एम निकलेगा और ओ एन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स जो है वो एम एन है। और एम एन कैसे निकलेगी? एम ओ और ओ एन को जोड़ दें तो इन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर आपको डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड जो फाइंड करना है वो यहाँ पर एम एन है। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज एम एन, जो कि हम एम ओ प्लस ओ एन करके फाइंड करेंगे। एम ओ प्लस ओ एन, एम ओ आपको यहाँ फाइंड करा था आपने, एम ओ 6 और ओ एन 8। तो 6 और 8 दोनों को ऐड कर दें तो 14 सेंटीमीटर आ गई दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में ये फिगर दी हुई है। क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस 20 है। रेडियस यहाँ पर कौन सी है? मैं ओ ए को ज्वाइन कर लेता हूँ। ये एक रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ओ डी क्या है? परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ओ डी बनाया है ये परपेंडिकुलर बनाया है, तो परपेंडिकुलर बनाने का मतलब होता है हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा। ये जो ए बी है, ये ए बी कितनी थी? 32। तो आप बोलोगे ए सी और सी बी दोनों इक्वल इक्वल होंगी, 32 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 इधर 16 इधर। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को हाफ हाफ करके दिखा देना यहाँ, और रेडियस ज्वाइन करके दिखा देना। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूज़ करनी है, और जैसे ही आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे ट्राइंगल ओ सी ए ट्राइंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपको ओ सी का आंसर मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर हो गया 400, और यहाँ पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज तो आपको 20 लेनी पड़ेगी 90 के सामने, तो इसका स्क्वायर करने पे 400 हो जाएगा। बेस जो है 16 है, 16 का स्क्वायर जब आप करेंगे 256, और आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको उन्हें माइनस करना पड़ेगा उसी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम मेथड से। और आप जब इन्हें माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 144 माइनस करके ओ सी स्क्वायर का, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो फाइनली ओ सी का आंसर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये वाला। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया है, सारे स्टेप्स आप कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस वाले सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, प्रॉपर्टीज़ भी वही यूज़ करनी है। यहाँ पर आप ए बी को हाफ हाफ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड करके 16 16 दिखाएंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से ओ सी का आंसर 12 फाइंड करेंगे। जैसे ही ये 12 आ जाएगा ओ सी, तो ओ डी को ब्रेक करके लिखें आप बोलें कि ओ डी जो है ये कैसे बनी है, ओ सी प्लस सी डी करके बनी है। ओ डी का मतलब है ओ सी प्लस सी डी। अब ये ओ डी कौन है, ओ डी एक रेडियस है, अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो ओ तो सेंटर है और डी सर्कल के सरकमफ्रेंस का हिस्सा है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की लाइन तो रेडियस होती है, और रेडियस कितनी है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 20, तो ओ डी की वैल्यू हो गई 20। ओ सी की बात करें, ओ सी यहाँ फाइंड करा था 12 प्लस सी डी, तो सी डी का आंसर आ गया 20 माइनस 12, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, कितना, किसका आंसर मिलेगा, ये सी डी का आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड। यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। उसके बाद P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। सबसे पहले इसका यूज़ करें, ये जो P है ये एक मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो हम भी लिख देते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। सो ए पी की लेंथ और पी बी की लेंथ बराबर बराबर होगी। अब इन दोनों का बराबर बराबर होने का मतलब है, हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से, ये जो ओ पी लाइन है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन अगर सेंटर से आकर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के। तो हम यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, ये हमने कोई परपेंडिकुलर लिया नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये बाइसेक्ट हमने भी नहीं करा, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था कि P मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये बाइसेक्ट मैंने नहीं करा, क्वेश्चन में कहा था कि P मिड पॉइंट है, जिसके कारण AP और PB बराबर हैं। अब इन दोनों का बराबर होने का मतलब है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे OP ने इस AB को क्या करा है, बाइसेक्ट, इसलिए OP कहलाएगी परपेंडिकुलर ऑन AB। तो OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर्टी। कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम सेंटर्स टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू कॉर्ड, वो कॉर्ड के राइट एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, इज एट राइट एंगल टू कॉर्ड। इस वजह से मैंने यहाँ 90 डिग्री लिया, परपेंडिकुलर लिया। कौन सा एंगल 90 लिया, एंगल, सो वी कैन से एंगल ए पी ओ का आंसर 90, परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल 90। अभी तक किसी क्वेश्चन में 90 नहीं लिया था, लेकिन हम यहाँ पर 90 का साइन बना देते थे हर क्वेश्चन में, लेकिन लिखते नहीं थे। इस क्वेश्चन में लिखने का मकसद क्या है, क्यों हम ए पी ओ को 90 डिग्री लिख कर दिखा रहे हैं। पहले क्वेश्चंस में तो हमने सब में बस फिगर में ये 90 का साइन बना दिया होता था, लेकिन लिख कर नहीं दिखाते थे कि दिस एंगल इज़ 90, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल ए पी क्यू का आंसर फाइंड करना है, और ए पी क्यू जो है वो इसी 90 में से थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है एंगल का, इसलिए इस एंगल की वैल्यू हमने यहाँ लिख कर बताई है। अब अगला बार क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्यू भी मिड पॉइंट है, ये क्यू, तो ये लिख देते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं
ये मिड पॉइंट होने का मतलब है सी क्यू और क्यू डी बराबर बराबर होंगी, सी क्यू बराबर क्यू डी। इसलिए कहा जा सकता है कि ओ क्यू जो है इसी ने इस सी डी को आधा आधा करा है, तो ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी कॉर्ड। अब रीज़न आप बिल्कुल सेम लिखेंगे, यही वाला कि यहाँ पर एक सेंटर से लाइन आई थी जो सी डी को बाइसेक्ट कर रही थी। लाइन जो ड्रॉ करी थी सेंटर से वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, इसलिए वो राइट एंगल पर होगी कॉर्ड के, इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर लिया। अब ये परपेंडिकुलर लिया, इसका मतलब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, एंगल ओ क्यू सी। सो एंगल ओ क्यू सी 90 होगा परपेंडिकुलर की वजह से। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये टू कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल थी, अब इस इक्वल वर्ड का भी यूज़ कर लिया जाए। क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी बराबर हैं, सो ओ पी और ओ क्यू बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जो भी कॉर्ड्स बराबर होती हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ये प्रॉपर्टी है इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जो कॉर्ड इक्वल होती हैं वो इक्विडिस्टेंट होती हैं सेंटर से, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इन्हें बराबर ले लिया। एक कॉर्ड ए बी थी और दूसरी कॉर्ड सी डी थी, और ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर थी। तो पहली कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से कौन सी है, ओ पी। दूसरी कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ओ क्यू। तो ओ पी और ओ क्यू बराबर बराबर होंगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होती हैं सेंटर से। ये थ्योरम यूज़ करी यहाँ। अब आप ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ, इस तरह से बन रही है। मेन फिगर में देखेंगे ओ पी क्यू, तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है ओ पी क्यू। ये ओ पी अभी अभी मैंने ओ क्यू के बराबर दिखाया है यहाँ, जस्ट नाउ ओ पी एंड ओ क्यू आर इक्वल। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं ट्राइंगल में, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आप यहाँ बोलें ओ पी इक्वल ओ क्यू है, सो इनके अपोजिट वाले एंगल ओ पी लाइन के ठीक सामने जो एंगल आ रहा है पी क्यू ओ बराबर होगा एंगल जो ओ क्यू लाइन के सामने है। ओ क्यू लाइन ये है, इसके ठीक सामने पी कोना है, ये वाला एंगल ओ पी क्यू। तो साइड बराबर होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्योंकि ये थ्योरम होती है, एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल लिया। अब वैल्यू दोनों में से किसी की भी नहीं पता है, तो मान लिया जाए कि इनकी वैल्यू x है, पी क्यू ओ पी क्यू दोनों बराबर हैं किसके, x के। अब x प्लस ये पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू आपको यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 150। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस एंगल इज 150। तो x प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की यूज़ कर रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150। तो 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो 30 बनेगा, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली x का आंसर 15 डिग्री आ गया। यानी ये जो छोटा सा एंगल है ये 15 डिग्री का एंगल है, और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री का एंगल है। तो ये पता चल गया, दिस इज़ 15 डिग्री एंगल। और ये पूरा कितना है, ये पूरा है 90 डिग्री परपेंडिकुलर। यहाँ मैंने ये दिखा रखा है, तो इसको ही यूज़ कर लेते हैं हम। ए पी ओ जो है 90 डिग्री का एंगल है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ए पी ओ। मेन फिगर में ये रहा ए पी ओ, बीच में एक लाइन ऐसे जा रही थी पी से क्यू की तरफ। तो ए पी ओ को तोड़कर लिख सकते हैं दो हिस्सों में। एंगल ए पी ओ का मतलब है ए पी क्यू प्लस क्यू पी ओ, और इक्वल टू में आपका 90 है। ऊपर वाला पार्ट ए पी क्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा था। नीचे वाला पार्ट ओ पी क्यू अभी अभी फाइंड करा, x था। तो ए पी क्यू फाइंड करना है, क्यू पी ओ एक्स है,
और x की वैल्यू 15 है, 90 नहीं 15। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 15 डालोगे तो 15 राइट हैंड पर आ जाएगा, राइट हैंड पे आकर 15 क्या हो जाएगा माइनस, और जब आप 90 में से 15 डिग्री माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75 डिग्री। तो ए पी क्यू का आंसर मिल गया 75। तो इस तरह से आप ये आंसर फाइंड कर लेंगे इस x की वैल्यू को पुट करके यहाँ, तो x इधर आ जाएगा माइनस में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में ये फिगर दे रखी है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि AOC एक डायमीटर है। डायमीटर होने का मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन है। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है। अब इन्होंने बोला है आर्क AXB, इसका ही यूज़ करेंगे हम। आर्क AXB इज मीन्स इक्वल टू हाफ, हाफ मीन्स 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई आर्क BYC। जैसा क्वेश्चन में बोला था बिल्कुल वही सेम मैंने यहाँ लिख दिया है इक्वेशन फॉर्मेट में। अब ये जो आर्क BYC है ये राइट से लेफ्ट पर जब लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। आर्क AXB डिवाइडेड बाय आर्क BYC और इक्वल में रह जाएगा 1/2। तो इसे यहाँ से हटाकर लेफ्ट हैंड पर कर दिया डिवाइड में। तो ये बन गया आपका आर्क का रेशो। दो आर्क हैं ये, एक आर्क ये हो गया AXB। तो इससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है अगर आप उसे देखें वो एंगल कौन सा है, इससे सेंटर पे बना हुआ AOB। तो एंगल AOB रेशो आर्क BYC को देखें, BYC ये एंगल है और इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है BOC एंगल। तो एंगल BOC इक्वल टू 1/2, देयरफॉर का साइन लगा दे। क्वेश्चन में बोला था कि आर्क दिस रेशो आर्क दिस इज 1/2, इसलिए एंगल्स का रेशो भी 1/2 ही होगा। जो एंगल इन आर्क से बन रहे हैं उनका रेशो भी 1:2 होगा। अब यहाँ पर आपको एक एंगल की वैल्यू अगर आप देखें तो एक एंगल की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू नहीं दे रखी दोनों में से, ना तो AOB दिया ना BOC, बस रेशो दे दिया। तो रेशो में क्या करना होता है, मान लिया जाए कि एंगल AOB 1x है और एंगल BOC कितना है 2x। ये जो अपॉन है, अपॉन का मतलब रेशो ही होता है। AOB रेशो BOC 1/2। तो रेशो में x मान लिया जाता है, तो पहला एंगल 1x और दूसरा एंगल 2x। अब यहाँ पर फिगर में डाला कि ये 1x है और ये 2x है। अब आपने ऑब्जर्व करा कि ये तो एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट लाइन AOC पे लीनियर पेयर। तो आप क्या करेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 1x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x का आंसर 180 और x का आंसर यहाँ से आ गया 60 डिग्री। तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अब फाइंड क्या करना था, BOC। तो आप लिख दें कि एंगल BOC जो है वो ये रहा 2x है और x की वैल्यू 60 है। तो जब हम यहाँ 60 यूज़ करेंगे तो फाइनली BOC का आंसर कितना मिल जाएगा 120। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल बनाए सबसे पहले तो, और उसका सेंटर क्या लें O। ये सेंटर हो गया और ये सारा हिस्सा कहलाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्क्स। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। फर्स्ट आर्क है APB, APB, ये मैंने एक आर्क लिया APB। तो इस आर्क से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो बनेगा AOB एंगल। ये आर्क APB से बन गया एंगल AOB। दूसरा आर्क है BQC, B ये है, Q यहाँ ले लेता हूँ, C यहाँ ले लेता हूँ, BQC आर्क। इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बना वो बना BOC एंगल। तीसरा आर्क है CRA, C से R और R से A। तीसरा एंगल ये हो गया सेंटर पर बनने वाला एंगल इस आर्क ARC से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस स्टेटमेंट का यूज़ कर देते हैं, आर्क APB अपॉन 2 इक्वल आर्क
बी क्यू सी अपॉन 3 इक्वल आर्क सी आर ए अपॉन 4। क्वेश्चन में बोला है कि ये तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब मान लेते हैं कि ये तीन आपस में बराबर तो हैं, लेकिन इन सब के आंसर जो हैं वो x है। मान लिया ऐसे हमने कि लेट से आंसर ऑफ ऑल दीज रेशो आर्क दिस अपॉन 2 इक्वल आर्क दिस अपॉन 3 इक्वल आर्क दिस अपॉन 4 इज x। ये आंसर्स आपस में सारे बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? दिखाई तो दे कम से कम बराबर हैं। तो इसका आंसर भी x माना, इसका आंसर भी x माना और इसका आंसर भी x मान लिया मैंने। तो सबके आंसर x हैं मान लो। अब इसमें आपको क्या करना है, खाली इन दो का यूज़ करो। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट लिख लूँ तो ऐसा नज़र आएगा, आर्क ए पी बी अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, और 2 ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा आर्क ए पी बी इक्वल टू 2x। इसी तरह यहाँ से आर्क बी क्यू सी बन जाएगा, आर्क बी क्यू सी। ये 3 जो है ये यहाँ x के पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x। और आर्क सी आर ए की बात करें तो सी आर ए बन जाएगा, ये जो डिवाइड वाला 4 है वो x के पास आ जाएगा 4x। अब मैं इन तीनों आर्क्स का रेशो बना लेता हूँ। आर्क ए पी बी रेशो आर्क बी क्यू सी रेशो आर्क सी आर ए। ये कितना है 2x रेशो 3x रेशो 4x। तो यहाँ पर हमने आर्क्स का रेशो बना लिया। पहले हमारे पास आर्क्स का रेशो नहीं था, अब यहाँ पर आर्क्स का रेशो आ चुका है। x एक कॉमन है यहाँ चीज़, तो हम यहाँ और वर्ड लगा के ऐसे लिख सकते हैं कि आर्क ए पी बी रेशो आर्क बी क्यू सी रेशो आर्क सी आर ए। इन सब का जो रेशो है वो 2:3:4 है। ये x जो है वो कॉमन रेशो है इनका। तो कॉमन रेशो क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो इसको और करके इस तरह भी लिखा जा सकता है। चाहे आप 2x रेशो 3x रेशो 4x लिख दो या फिर इसको इस तरह लिख दो। तो हमने इस तरह लिखा क्योंकि इसमें यूज़ करना हमें ईजी पड़ेगा बजाय इसके। तो हम इसको ना ले करके ऐसे ले रहे हैं। कॉमन रेशो को हमने क्या करा, छोड़ दिया। ये जो x कॉमन था उसे हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आर्क का रेशो आ गया 2:3:4। अब आपको पता है कि जो आर्क का रेशो होता है वही सेम रेशो हमारा एंगल पर भी होता है जो सेंटर पे बनते हैं इन आर्क से। क्या कहा मैंने, आर्क का रेशो 2:3:4 है। कौन से आर्क, पहला आर्क ये, दूसरा आर्क ये, तीसरा आर्क ये। तो इन तीन आर्क्स का रेशो जो दिया है वही सेम रेशो इन तीन आर्क से सेंटर पे बने हुए एंगल्स का भी होगा। तो आपने यहाँ लिखा हुआ है इन सब आर्क का रेशो ये है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर या सो इनसे बनने वाले एंगल जो हैं, इस आर्क से कौन सा एंगल बना, एंगल ए ओ बी रेशो इस आर्क से कौन सा बना एंगल, सॉरी आर्क नहीं लिखना है, एंगल लिखना है हमें आर्क सी आर ए ये है, इससे कौन सा एंगल बना, ए ओ सी एंगल बना रेशो। तीसरा आर्क कौन था, ये मैंने गलत कर दिया, बीच में बी क्यू सी है, आर्क बी क्यू सी। तो बी क्यू सी से कौन सा एंगल सेंटर पे बन रहा है, बी क्यू सी ये आर्क है, इससे सेंटर पे बन रहा है बी ओ सी, एंगल बी ओ सी रेशो। तीसरा आर्क है सी आर ए, तो सी आर ए वाले आर्क से जो सेंटर पे एंगल बना वो बना ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। इन तीन एंगल्स का रेशो भी वही होगा जो आर्क का रेशो था 2:3:4। अब आप क्या करें, मान लो कि एंगल ए ओ बी का आंसर जब ये रेशो में है तो रेशो में क्या करेंगे, मान लो x तो हमने पहले ही मान लिया था, अब आप x ना माने, अब आप कुछ और माने। मान लो कि ए ओ बी जो है वो 2a है, बी ओ सी एंगल जो है वो 3a है और ए ओ सी एंगल जो है वो 4a है। ये 2a, ये 3a और ये 4a।
और फिगर में देखें तो ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो आप इन सबको ऐड कर दो, 2a + 3a + 4a = 360। और रीज़न क्या लिखेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है कंप्लीट एंगल वाली, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 9a = 360। तो a का आंसर बन गया 40 डिग्री। अब ये जो a है ये आप यहाँ पर तीनों में पुट कर दोगे। तीनों में पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको तो BOC फाइंड करना है। तो आप बोलें कि BOC का जो आंसर है वो 3a है, और 3a का मतलब हो गया 3 × 40। तो 3 × 40 करेंगे तो आपको यहाँ फाइनल आंसर मिल जाएगा 3 × 40 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।